आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर स्टेशियोमेट्री में डिस्कस करेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 6। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 6 पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो लेक्चर नंबर 5 तक किया हुआ है। आज छोटा सा एक लेक्चर है, लेक्चर 6 डिटेल में बात करेंगे। आज का टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम के बारे में बात होगी। बात 5 मिनट से ऊपर की नहीं है। अक्सर टीचर 2 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे उसको, लेकिन मैं आधे घंटे से भी ऊपर बता रहा हूँ, ताकि हर तरह से ये टॉपिक बिल्कुल ही हम लोग उसको छान पटक कर लें, बिल्कुल डिटेल में उसको हम समझ लें। ठीक है, कोई सवाल बचे ना हमारे जहनों में, ऐसे पढ़ लें इस टॉपिक को। तो आज का टॉपिक ये है मोलर वॉल्यूम। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने नंबर का आएगा सर, क्या नहीं आएगा। तो ये टॉपिक बाकी तमाम टॉपिक्स की तरह से ही है कि इसके बाद 2 चीज़ें ही इसके अंदर आपको मिल सकती हैं। या तो आपके सेक्शन बी में 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, या तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, MCQ आ जाएगा 1 नंबर का। तो वही बात है, 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर के MCQs और कुछ नहीं आना। कोई 4 नंबर का शॉर्ट, कोई 8 नंबर का लॉन्ग इससे नहीं बनेगा, क्योंकि टॉपिक ही इतना सा है, शॉर्ट लॉन्ग का हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो ये MCQs बेस्ड टॉपिक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जो आराम से हर किसी के समझ में आ जाता है, मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम किसे कहा जाता है? 2 वर्ड है, मोलर और वॉल्यूम। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम उर्दू में हजम कहा जाता है इसको है। वॉल्यूम किसे कहा जाता है? द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, है ना। कोई बॉडी, कोई भी जिस्म, कोई भी सब्सटेंस कितनी जगह घेरता है उसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, है ना भाई। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी सामने पड़ी है, क्लासरूम के अंदर ये कुर्सी एक जगह घेर रही है। ये डेस्क जिसमें आप बैठे हैं जगह घेर रही है, जितनी जगह घेरती है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं, आप भी एक जगह क्लासरूम में घेर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 1000 बच्चे इस क्लास में मैं बैठा दूँ, पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी सब्सटेंस जितनी जगह घेरता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। ये पता है तमाम स्टूडेंट्स को वॉल्यूम। मोलर किसे कहा जाता है? मोलर से मुराद यहाँ पर क्या हो गया? मोलर से मुराद यहाँ पर मोल से निकला है, जो 1 मोल। जैसे इससे पहले हमने मोलर मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछली क्लास में। तो मोलर मास मैंने क्या बताया था? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? 1 मोल सब्सटेंस का मास जब मोलर मास कहलाता है तो 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। तो जिसको मोलर मास समझ में आता है उसको मोलर वॉल्यूम भी समझ में आता है। 1 मोल अगर हम कोई जैसे ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं 1 मोल, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, वो मोलर मास कहलाएगा, दैट इज 32 ग्राम। और उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, जगह भी घेरेगा, तो वॉल्यूम जो उसका होगा दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अच्छा, लेकिन एक मसला है, मास जो है ना बेटा वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो मास हमेशा सेम रहेगा। मान लो कि इस मार्कर का मास 100 ग्राम है, अब इसका कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर अप्लाई हो रहा हो, इसका मास सेम रहता है, ऐसा ही है। लेकिन वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं है। वॉल्यूम खास तौर पे गैस का जो वॉल्यूम होता है, अब वॉल्यूम जो गैस का वॉल्यूम होता है, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट गैस के वॉल्यूम पर हो रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ याद है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता था कि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो गैस के प्रेशर और टेम्परेचर का उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है ना भाई। इसी वजह से जब हम गैस के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं तो लाजमी हमें क्या करना पड़ता है? एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स प्रेशर पर कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम वेरी करेगा। तो मोलर वॉल्यूम जो निकाला जाता है, मोलर वॉल्यूम से मुराद 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम निकाला जाता है वो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर निकाला जाता है, और उस फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर को बोला जाता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब आ जाओ डेफिनेशन। पहला पॉइंट, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब या लीटर्स। मोलर वॉल्यूम क्या है? ये खास किस्म की एक वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? 22.41, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, 22.41 dm क्यूब। ये जो वैल्यू है 22.41 dm क्यूब, इसी को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। 9th क्लास अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा dm क्यूब हम लोग लीटर को ही बोलते हैं। आम लफ्ज़ों में डेली लाइफ में गली मोहल्लों में लीटर बोला जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में जब क्लासरूम में बैठते हैं तो यही लीटर dm क्यूब बन जाता है, डेसीमीटर क्यूब। सही है, क्लियर से बात है? तो dm क्यूब और लीटर एक ही बात है। 22.41 dm क्यूब, इस नंबर को कहा जाता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या बताता है कि किसी भी गैस का 1 मोल STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है।
तो दुनिया का कोई भी गैस आप ले लें, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वॉटएवर, कोई भी गैस आप ले लें और उस गैस का 1 मोल आप लें और टेम्परेचर और प्रेशर आप फिक्स रखें, टेम्परेचर रखें 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखें 1 atm। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, जो गैस का वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्ट कांस्टेंट 22.41 लीटर या डीएम क्यूब के बराबर आएगा। इसी नंबर को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम, जिसके बारे में आज हम क्लास करने वाले हैं। आज इसी के बारे में पूरी बात होगी पूरी क्लास में, मोलर वॉल्यूम। दोबारा से बता देता हूँ, मोलर वॉल्यूम क्या है, एक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, 22.41 डीएम क्यूब या लीटर। ये वैल्यू क्या बताता है, ये वैल्यू बताता है कि दुनिया की कोई भी गैस आप उठा लो, उसका 1 मोल अगर आप लो और टेम्परेचर रखो 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखो 1 atm, तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा गैस का दैट इज कांस्टेंट 22.41 डीएम क्यूब, और यही नंबर कहलाता है मोलर वॉल्यूम। ये पूरी यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। पहली बात तो ये कि मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन आ गई, फिर सेकंड पॉइंट में बताया कि 22.41 डीएम क्यूब को ही हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि एसटीपी का क्या मतलब है, क्योंकि एसटीपी पर कैलकुलेट किया जाता है मोलर वॉल्यूम। एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है एसटीपी। क्यों कर रखा सर एसटीपी पर ही, क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट है 9 क्लास के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के लिहाज से। क्लियर। दोबारा से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन चैप्टर 4 में जाकर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 9 का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि 9 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एसटीपी पर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है याद रखिएगा। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। हमने 9 में पढ़ा था atm इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm हो तो सूरत में जो गैस का वॉल्यूम होगा 1 मोल का वो 22.41 डीएम क्यूब होगा। बात समझ में आ गई। ये इसकी थ्योरी है, 1 नंबर की डेफिनेशन है तो ये सारी बातें बता दें, तो ये 1 नंबर के लिहाज से काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। चूंकि हमें न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, ये रट्टे वाला टॉपिक नहीं है, ये तो मैं ऐसे हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ दिमाग में कि थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा होता क्या है ये मोलर वॉल्यूम। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। मिसाल के तौर पे 1 मोल ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पर 22.41 डीएम क्यूब, तो 2 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.41 को क्या करेंगे 2 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19.5 मोल्स अगर लेंगे तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 19.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब जितना भी मोल आपको दिया हो, अगर आपने मोल को 22.41 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। पहला तो ये फार्मूला आ गया कि अगर मोल ज़्यादा हो जाए तो जितना भी मोल हो उसको आप क्या करें, 22.41 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए। कॉमन सेंस से हमने एक फार्मूला इजाद कर लिया। ये रहा पहला फार्मूला। वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी पर किसी भी गैस के वॉल्यूम निकालना है तो क्या फार्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। आसान सिंपल। अब पहला फार्मूला कॉन्सेप्ट से आ गया, कॉमन सेंस से आ गया, बाकी सारा फार्मूला मैथमेटिक्स से आ जाएगा। इसका अरेंज करके फार्मूले को, सब्स्टिट्यूट करके चीज़ों को। मान लो कि सर ये मोल नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ, तो क्या करेंगे सर, बोला कि भाई 26 ग्राम बताओ ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा। तो भाई मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कल भी पढ़ा था, पिछले पहले भी पढ़ा था। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब देखो एन को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर चेक कर लो, मास अपॉन मोलर मास में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई बाय 22.41। ये दूसरा फॉर्मूला कब लगेगा, जब मास गिवन होगा और वॉल्यूम निकालना होगा। अब मान लो तीसरा, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, मोल निकालना है, तो पहले फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। मोल बराबर किसके हो जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी है 22.41, यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये फॉर्मूला पहले वाले से तीसरा निकल गया। मान लो कि आपको मास दिया हुआ है और वॉल्यूम एसटीपी दिया हुआ है, मास निकालना है, तो सेकंड फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। मास ये रखेंगे, बाकी सारे इधर उधर फेंक देंगे, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। याद नहीं करना है, बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा वो बच्चा जिसको याद करेगा बैठ के। पहला फार्मूला कॉन्सेप्ट से आ गया, बाकी सारा मैथमेटिक्स से आ गया, रट्टा कहीं नहीं काम आया। बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ मैं। यही चीज़ जो दिक्कत देती है बच्चों को, याद करने के पीछे पड़ जाएंगे फॉर्मूले को। भाई हमें ये पता है ना कि 1 मोल 22.41 डी को ऑक्यूपाई कर रहा है। 10 मोल जितना मोल दिया, मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.41 से, हमें पता लग गया कि मोल बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। मोल नहीं है, मास है, तो क्या करेंगे, मोल की जगह मास पुट कर देंगे फॉर्मूले में, मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा वो। उसके बाद अगर वॉल्यूम दिया हुआ है और मोल और मास पूछ रहा है तो फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। यही कहानी हो रही है ना, अगर आप देखें तो। बात समझ में आ रही है। तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मारा जाए, याद ही नहीं होगा। 4 फार्मूले एवोगाड्रो के हैं, 4 मोलर वॉल्यूम के हैं, 2 मोल के हैं, 4 4 8 तो 10 फार्मूले तो यही हो गया चैप्टर 1 में। बाकी चैप्टर में भी कितना याद कर लोगे तुम। बात समझ में आ गई। याद नहीं होगा, समझ सकते हैं बस, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, 10 फार्मूले तो चैप्टर 1 में ही आ गए ना। अगर आप देखें 4 इसके हैं, 4 पिछले के हैं, 2 मोल के हैं, 8-10 तो यही हो गया। याद एक भी नहीं करना है इसमें से। अगर आप देखें, मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, बाकी तमाम में भी मैंने ऐसे ही समझाया कि कैसे फार्मूला आ रहा है। क्लियर है।
अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके 3 न्यूमेरिकल बस हैं वो सॉल्व करेंगे। बुक में ही 3 है, बाकी 10 ईयर में कोई हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्युपाइड बाय 1.5 मोल एट एसटीपी। बहुत आसान है, देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वॉल्यूम पूछ रहे हैं। बताओ कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ऑक्सीजन गैस, वी पूछा जा रहा है। वॉल्यूम एट, सिर्फ वी भी लिख सकते हैं या पूरा वॉल्यूम एट एसटीपी भी लिख सकते हैं, मैं वी लिख देता हूँ शॉर्ट के लिए, क्लियर है। और दिया हुआ क्या है, मोल दिया हुआ है, मतलब स्मॉल एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 मोल। ये तो बड़ा आसान, पहला फॉर्मूला लगेगा, मोल पता है, वॉल्यूम बता दो, 1.5 मोल कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं। हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर किसकी होता है, मोल इंटू 22.41, तो मोल हो गया हमारा 1.5, मल्टीप्लाई कर दिया 22.41 से, कितना आ गया वॉल्यूम 33.6 डेसीमीटर क्यूब में। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, पहला न्यूमेरिकल खत्म। मैंने जगह इतनी छोड़ी, मुझे पता इतने में आ जाएगा, छोटा सा तो न्यूमेरिकल, और आएगा लेकिन एमसीक्यूज में, बोर्ड एग्जाम में ये एमसीक्यूज में आएगा न्यूमेरिकल। ये कोई आपका जिस तरह से आएगा, ये कोई ऐसे नहीं आएगा सवाल बन के, ठीक है। मैंने पिछली बार भी बताया था ये सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज में आने वाले हैं। और सुनिए ज़रा कि अच्छा ये एक और बात, अगर आप मुझसे यकीनन पूछेंगे शायद रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद कि सर ये वैल्यू आई कहाँ से 22.41 DMQ, तो बेटा ये जो है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे इसको चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, PV = NRT। वहाँ पर मैं आपको ये वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा कैसे आई। तो ये वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है मैट्रिक में, PV = NRT, ये वहाँ से आ रहा होता है। लेकिन अभी चूंकि मैंने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, दैट्स वाई मैं उस पर बात नहीं करूँगा, वरना डेविएट करेगा और आप लोग बिला वजह में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे टॉपिक से। तो टॉपिक से हटना नहीं है, जुड़े रहना है, बिल्कुल चिपके रहना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पहला न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया। अब सेकंड आते, लिखना नहीं है, पहले सारा कर लें, बस ये क्लास खत्म हो जाएगी इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमारे पास, ये मिटाऊंगा कुछ नहीं मैं, ये सारा लिखा रहेगा ऐसे, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही, मिटेता कुछ नहीं रिकॉर्डिंग के अंदर। क्वेश्चन 2 है 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 DMQ per STP। क्या कह रहे हैं बेटा, मास दिया हुआ है इस बार 1.6 ग्राम, कितना ऑक्युपाई कर रहा है वॉल्यूम हमारा 1.12 डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर, ठीक है, एट STP। STP लाजमी होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा STP पर ही कैलकुलेट हो रहा है। अगर STP नहीं होगा, मान लो टेम्परेचर ये नहीं है, प्रेशर ये नहीं है, तो सूरत में वॉल्यूम इससे कैलकुलेट नहीं होगा। फिर हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी चैप्टर 4 वाली, तो वो भी इसमें सारे STP वाला ही आज बात करें। याद रखिएगा, आज का टेम्परेचर ये है, आज प्रेशर यही है, इसको चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल वगैरह, वो चैप्टर 4 में आएगा वो न्यूमेरिकल, ठीक है। चैप्टर 1 में तो सिंपल STP वाला आ रहा होता है, STP चेंज होगा चैप्टर 4 में जाकर, फिर वहाँ हम लोग बड़ा लंबा फॉर्मूला होता है PV = NRT, वो इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक में किया होगा आपने फिजिक्स में। तो वॉल्यूम हमारे पास है 1.12 DMQ, सही है। अच्छा, मालूम क्या करने बोले, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ओके जी, मोलर मास कैपिटल M से शो किया जाता है। अच्छा, अब एक मजे की बात समझिए, 4 फार्मूला लिखा, लेकिन डायरेक्टली ये चारों फार्मूला यूज नहीं होगा इसके अंदर। मेरी बात समझिए, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कैपिटल M बताना है। बताइए कि डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, दूसरा फार्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। कैपिटल M के लिए अरेंज करना पड़ेगा। हमने अभी अरेंज इसको जो आखिरी में किया है वो स्मॉल m के लिए किया है, मास के लिए। मोलर मास के लिए अरेंज कर सकते हैं, तो देखा जाए तो सर 5वां फॉर्मूला भी आ गया, लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा कुछ अलग से 5वां फॉर्मूला याद करेगा। आप एक ही याद करो इसको, आप इसको अरेंज कर लो। जैसे देखिए कैसे, समझिए ज़रा, लिखना नहीं है, देखिए मैं सारी चीज़ें मैं करूँगा। वॉल्यूम एट STP बराबर किसकी होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.41, क्लियर है। अब कैपिटल M के लिए अरेंज कर लो इस फॉर्मूले को, चूंकि मोलर मास निकालने बोल रहा है कैपिटल M, तो कैपिटल M के लिए कैसे अरेंज हो जाएगा ये, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 20। सही कर रहा हूँ मैं, अरेंज चेक करो, इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, आता है ये तो करना आता है, बहुत बेसिक में ऐसे। मास हमारे पास है 1.6, वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 1.12, वॉल्यूम आ गया 20 और मोलर वॉल्यूम आ गया 22.41, कितना आ गया बताएं, 32 लिख देते हैं सिर्फ, शायद ऑक्सीजन गैस हुई तो बताना नहीं है, 32। अच्छा, मोलर मास की यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ग्राम पर मोल, ये यूनिट हो गई, ग्राम पर मोल यूनिट होती है मोलर मास की, ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको, समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे हुआ। तो पहला फॉर्मूला हमने ये लगाया, कैपिटल M के लिए अरेंज कर लिया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया, तो मसला क्लियर है, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, उसके बाद एमसीक्यूज पे आएंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ 34.8 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। बड़ा आसान सवाल, क्या कह रहे हैं दोबारा से, क्या गिवन कर रहे हैं हमें, ये मास गिवन कर रहे हैं कितना, 34.8 ग्राम। मालूम क्या करने बोल रहे हैं, वॉल्यूम। सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा, सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा ना भाई, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर किसकी होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू 22.41। मास हो गया हमारा 34.8, मोलर मास क्या हो गया, अच्छा देखो एक मिनट, मोलर मास यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना आ जाएगा, O इंटू 2, 16 इंटू 2 हो जाएगा बेटा, ये गिवन होगा वैसे, इसका 16 मतलब ऐसे लिखा होगा कि मोलर मास, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन का दिया होगा, ऑक्सीजन का कितना 16 दिया होगा, तो O2 का कितना 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 22.41 कितना आ गया वॉल्यूम बता दीजिए, 24.37। यही आ रहा है, चेक कर लें बाकी बच्चे। लेकिन एक अच्छा, जो बच्चा यहां तक लिख देगा उसको 0 नंबर मिलेगा, ये आंसर सही नहीं है। अब जो बच्चों की नज़र चले गए, उनको मैं नहीं नजर गए तो मैं दिखाता हूं यहां पर एक चीज़ आपको। अब दिखा आपको, कैलकुलेट वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, डीएम क्यूब में निकालने ही नहीं बोल रहा, यहां पर जो आंसर हमारे पास आता है वो डीएम क्यूब में ही आता है, चूंकि आप 22.41 को डीएम क्यूब में रखते हैं, तो आंसर भी डीएम क्यूब में आता है, लीटर्स में आता है। लेकिन सीएम क्यूब या जिसको आप लोग एमएल भी कहते हैं, इसमें हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको जरा एक थोड़ी सी कन्वर्जन फैक्टर आप देख लीजिए। अच्छा टेस्ट का ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता लग गया टेस्ट के बारे में। यहाँ पर मैं ज़रा कन्वर्जन बता दूँ जो 9th क्लास में भी आपने सीखी होगी। आपको पता है बेटा कि 1 डीएम क्यूब में कितने सीएम क्यूब होते हैं, पता है, भूल गए, यस 1000 सीएम क्यूब होते हैं। एक डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होता है। तो डीएम क्यूब को गली मोहल्ले में लीटर बोला जाता है, सीएम क्यूब को गली मोहल्ले में मिलीलीटर बोला जाता है। किसी को 100 रुपये का पेप्सी को खरीदना है तो वो बोलता है भाई 500 ml वाला पेप्सी दे दो, 100 रुपये ले लो, 500 ml वाला पेप्सी दे दो। कोई नहीं बोलता 500 सीएम क्यूब वाला पेप्सी दे दो, दुकानदार भी परेशान हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये 1 लीटर वाला चाहिए, 1.5 लीटर वाला, यार 1.5 डीएम क्यूब का पेप्सी दे दो। बोलेगा भाई कहाँ से आगे पढ़ के, ऑक्सफोर्ड से आ गए, कैम्ब्रिज से आ गए। तो मतलब हम लोग गली मोहल्ले में लीटर बोलते हैं, एक अनपढ़ इंसान लीटर ही बोलता है, लेकिन हम लोग क्लासरूम में डीएम क्यूब और सीएम क्यूब पे भी बात कर रहे होते हैं। वही लीटर क्लासरूम में, जो गली के कोचिंग से बाहर लीटर है, कोचिंग में आके डीएम क्यूब बन जाता है। मतलब कोचिंग का माहौल अलग होता है ना, गली मोहल्ले का वो माहौल थोड़ी ना जो इस वक्त क्लासरूम का है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें भी करते हैं, एक वर्ड के, एक यूनिट के अलग अलग यूनिट्स भी पढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि डेली लाइफ में ये है, बल्कि क्लासरूम के अंदर, बुक के अंदर यूनिट है, उसको भी स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा, 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं, या 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत आसान। अब सुनिए, इसका मतलब लीटर हमारे पास एक बिग यूनिट है, ऐसा ही है, लीटर ज़्यादा होता है ना, बिग यूनिट है, और मिलीलीटर कैसी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। अब मैंने तो आपको पता 9-10 में भी कन्वर्जन में इसी तरह से करता हूँ कि जब आप बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब स्मॉल से बिग यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या करना है हमें, डीएम क्यूब से सीएम क्यूब की तरफ जाना है, डीएम क्यूब से सीएम क्यूब की तरफ जाना है, मतलब डीएम क्यूब से सीएम क्यूब की तरफ जाना है, बड़े से छोटी यूनिट की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। लीटर से मिलीलीटर की तरफ जा रहे हैं, बिग से स्मॉल यूनिट की तरफ जा रहे हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी डोंट हैव टू डिवाइड। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई, 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 24370, यही आ रहा है सीएम क्यूब। मतलब आंसर हमारा सही आ रहा था, लेकिन वो हमने डिवाइड किया था, सर मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, जो आर टोटली राइट। ठीक है, ये सही कर दिया मैंने इसको। तो ऐसी चीज़ें हैं तो लाजमी रिकॉर्डिंग में लाजमी बताया करें, क्योंकि फिर तमाम स्टूडेंट का गलत होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जरा एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 3 एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है वो मोलर वॉल्यूम के हैं, बाकी एमसीक्यूज़ हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के 5 हैं, जो कल हमारा नहीं हुआ था, वो भी करना है। ये दोनों काम बस हम करते हैं, एमसीक्यूज़ बस अब सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब लिखना छोड़ दें,
नो नीड टू राइट। अब पहले MCQs के आंसर्स लगा लेते हैं करेक्ट, ठीक है। ये मिटेगा नहीं, सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं मिटाऊंगा। फर्स्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय O2 गैस एट STP इज 44.8 dm³, ठीक है। अच्छा, इसके ना MCQs है ना टोटली न्यूमेरिकल बेसिस पर है, अगर आप देखेंगे तो। इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट STP इज 44.8 dm³, तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 dm³, ऑक्सीजन गैस दिया गया है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द वेसल इज डैश, मतलब कैपिटल N आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक MCQs के अंदर दो न्यूमेरिकल्स को, दो फॉर्मूलों को क्रॉस किया जा रहा है। यहां पर देखो दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मालूम क्या करने कह रहे हैं हमसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है आज मोलर वॉल्यूम में। वॉल्यूम से हम लोग मास मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम से मोल मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो फॉर्मूले, यहाँ पर दो स्टेप में जाकर ये हमारा MCQs का आंसर आएगा। सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ है ना बेटा, वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8। क्या वॉल्यूम से हम लोग मोल निकाल सकते हैं? वॉल्यूम से मोल निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्या पर उस मोल से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आंसर आ जाएगा। अब करके देखते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूले से नहीं आएगा, दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तब जाकर MCQs के आंसर पे हम पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वॉल्यूम मैं यहीं पर कर देती हूँ, न्यूमेरिकल नहीं है तो मैं डेटा सॉल्यूशन नहीं करना चाह रहा बेटा, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर किसकी हो जाएगा, इस फॉर्मूले को देखें तो वॉल्यूम एट STP दैट इज 44.8 डिवाइड बाय 22.41, ये हमारे पास कितना 2 आ जाएगा, लगभग 2 ही आ जाएगा ना। देखिए 2 मोल्स आ गए, आगे पीछे थोड़ा सा 2 के आगे पीछे हो सकता है, राउंड ऑफ कर लो 2 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसा ही है, क्लियर है, ओके। आंसर नहीं है ये सर, 2 तो आंसर में कहीं है ही नहीं, तो अल्लाह के बंदे मोल थोड़े ना निकालने बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या फॉर्मूला होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल कितना है 2, एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 एक्सपोनेंट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 1.204 एक्सपोनेंट 24 आ गया, आया 1.204 एक्सपोनेंट 24। बट अभी भी आंसर चारों कोई नहीं है, चारों में सही है, सही है, मिफ्रा सही कह रही है, सी है। रीजन क्या है, उन्होंने बच्चों को और कंफ्यूज कर दिया। ये देखो नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन दिख रहा है, नॉन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था, उन्होंने पॉइंट को एक आगे करके पावर को एक कम कर दिया 23। तो बात वही है, 1.204 एक्सपोनेंट 24 या 12.04 एक्सपोनेंट 23, दे बोथ आर सेम। जैसे है ना, ऐसे भी देख लो ना, 6 to 12 हो गया 12.04 एक्सपोनेंट 23। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ दो न्यूमेरिकल, एक दो उसमें देखो, न्यूमेरिकल इसके बड़े आसान थे जो बुक में डाले गए, MCQs इसका मुश्किल। तो ये थोड़ा सा चैप्टर 1 में है ऐसा, न्यूमेरिकल इसके आसान रहते हैं बट MCQs डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर से देखो क्या किया गया इसके अंदर, डिफिकल्ट किस सेंस में, दो जो है वो फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम से मोल्स को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। उसके बाद क्या किया, मोल्स से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एवोगाड्रोस नंबर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू 6.02 एक्सपोनेंट 23 जो सेकंड लगा। बात समझ में आ गई, रट्टा नहीं मार सकते इसको कि याद कर लिया, समझने की चीज़ है। मैं टेस्ट में जब दूंगा तो वैल्यू चेंज कर दूंगा, तो याद करके नहीं हो सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई मसला? पहला हमारे पहला MCQs डन है, आप डन बोलेंगे तो आगे यस और नो, यस, ओके। क्वेश्चन 2, अब क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों में से जो बात गलत है वो पॉइंट आउट कर दो, गलत बात किस में हो रही है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। ये भी बड़ा आता है इंटर के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में। इस रॉन्ग स्टेटमेंट, इससे पता लगता है बच्चे का इंटेलिजेंस किस लेवल का है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, ठीक है, कुछ बच्चों को मजा आता है इस तरह के सवाल सॉल्व करने में। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, इनकरेक्ट ढूंढो। तो पहला क्या है, द मास ऑफ 1 मोल CO2 गैस इज 35.5 ग्राम। 1 मोल Cl2 का जो मास है वो 35.5 ग्राम होगा। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, ऐसे ही होता है। अगर पहले को हम देखें तो मास किसके बराबर होता है, मोल इंटू मोलर मास, ऐसा ही है। मोल कितना है 1, Cl2 का मोलर मास कितना निकल जाएगा अगर हम देखें तो 35.5 इंटू 2, तो कितना हो गया 1 इंटू 71,
तो कितना आ गया हमारे पास 71 ग्राम, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है 35, चूँकि क्लोरीन गैस हमारा Cl2 है, तो इसका जो मोलर मास आएगा वही मास ऑफ 1 मोल होगा ना, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 35.5 × 2 71 ग्राम। तो इसका मतलब पहले ही स्टेटमेंट जो है हमारे पास वही क्या आ गई, इत्तेफाकन, हुस्ने इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि पहले स्टेटमेंट ही गलत आ गई। लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं कि वो सही कैसे, मतलब ताकि हमारा थोड़ा और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा पक्का हो जाए। 1 मोल ऑफ H2 गैस कंटेन्स दिस मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। 1 मोल कोई भी आप सब्सटेंस लेंगे इतना ही मॉलिक्यूल होगा, कल ही तो पढ़ा है एवोगाड्रोस नंबर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ एटम्स इन 23 ग्राम सोडियम एंड 24 ग्राम मैग्नीशियम आर सेम, दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं भाई, कि मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/23 इंटू Na, ये इसका नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। इसका कैसा आ जाएगा 24 अपॉन, और मैग्नीशियम का मोलर मास भी कितना होता है 24 इंटू Na, क्या दोनों में सिर्फ Na आ गया, कट आ गया। तो जितना इसमें आइटम होगा उतना ही आइटम इसमें भी होगा, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23, बिकॉज ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तभी ये आंसर नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में था जो शुरू में ही आ गया, बात समझ में आ रही है। डी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाइड 22.41 DM3, आज ही की तो बात है, वो लिखा मैं वहाँ पर। किसी भी गैस का 1 मोल STP पर कितना ऑक्यूपाई करता है 22.41 DM3। अब ये भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट था, यही वाला इनकरेक्ट हो गया। एलिमिनेशन करके चलें, ये देखो 2 तरह से होता है, न्यूमेरिकल आंसर निकालते हैं। एक तरीका तो क्या होता है डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओ, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गया मैं। एक MCQs को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, गलत आंसर को एलिमिनेट कर दो, जो बच गया वही सही है। हमें पता है कि ये तीनों अगर सही स्टेटमेंट है तो ये 100% गलत स्टेटमेंट होगा, कुछ भी लिखा होगा नाप शनाप इसमें, लेकिन ये गलत ही होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही बात। अगर BCD सही है तो इनकरेक्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो वो तरीका भी सही, कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं MCQs को, गलत वाला काटते हुए चले जाते हैं, खुद ब खुद सही वाले तक पहुंच जाते हैं। ये कम से कम चॉइसेस उनके पास कम हो जाती हैं कि यार ये 2 तो हो ही नहीं सकता, वे 2 में तुक्का मार देते हैं, 50% तो चांस से सही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। होता है ना, करते हैं ना हम लोग ऐसे, यही तरीका है इंटेलिजेंस गेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लगाया जाता है। इंटर में बहुत लगाते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल MCQs होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गए, वो मसला समझ में आ गई सारी, ओके। इसलिए मैंने बोर्ड पकड़ से बुक में लिखा हुआ है, बच्चे इतना बोर्ड पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि MCQ डिस्कशन करने वाले हैं, ये वाले नहीं है कि रट्टा मार लिया और याद करके चले गए, समझने वाले MCQs हैं। तीसरा भी देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन डैश, ये भी MCQs है न्यूमेरिकल के टाइप का। सबसे कम मोल्स किस में होंगे, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे, जबकि दिया हुआ क्या है, सबका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, हमें पढ़ा है ना भाई, वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.41। अब एक एक करके सबको निकालेंगे, फिर एंड में आंसर पता लगेगा। अब क्या करो, 1 को डिवाइड करो 22.41 से, तो कितना आ रहा है इसका, बताओ। 1 DM3 मीथेन गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.04 मोल आ रहा है, ओके। अब 5 को डिवाइड करो 22.41 से, 0.22, ओके जी, सही क्लियर है। अब आ जाओ 10 को डिवाइड करो 22.41 से, ये 2.241 आ रही, इतनी तो मैथ्स आती है मुझे, नहीं आ रहा, यही आ गया ना 2 है, नहीं गलत मैथ्स लिख दिया मैंने, क्या हो गया, 22.41 को 10 से डिवाइड करो यार, क्या हो गया 2.241, उल्टा डिवाइड तो नहीं मार रहे हो तुम लोग शुरू से ऊपर से, 10 को, अच्छा हमने वॉल्यूम को डिवाइड, अच्छा वॉल्यूम डिवाइड बाई 10 अपॉन, सही रिवर्स कर दिया मैंने, 10 अपॉन 22.41 कितना आएगा बताओ, 0.44, सही गुड, वो मैंने रिवर्स डिवाइड कर दिया, ओके। 22.41 को डिवाइड करो 20, यार ये आसान, ये तो 1 डायरेक्ट भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब देखो ये सब मोल आ रहे हैं, सबसे कम कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन से हैं चारों में से, पहला वाला है 0.04, चेक करो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, पहला वाला। तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे, 1 DM³ ऑफ मीथेन के स्टैटिस्टिक में होंगे, बाकी सब में इससे तो ज़्यादा ही। तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता कि इल्हाम हो जाएगा और आंसर टिक्स निकालना पड़ेगा एक एक करके, उसके बाद पुट कर देंगे, क्लियर है।